वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, लॉकडाउन में और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग बच्चों क्या देख रहे थे, क्लास 12th का फिजिक्स देख रहे थे, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स। ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना। जानते हो कि ये जो आपका जितना भी सिलेबस है 12th में फिजिक्स में, उसमें सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन से आते हैं, ऑप्टिक्स वाले सेक्शन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आसान भी होता है क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हो तो आइडिया भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चन से नहीं मुश्किल नहीं दिया जाता, आपसे नहीं बनेगा, पर इसके क्वेश्चन कितने भी मुश्किल आ जाएंगे, न्यूमेरिकल भी कितने मुश्किल आ जाएंगे, बनना ही बनना है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए, इसमें स्कोरिंग कीजिए, स्कोर कीजिए इसमें। ठीक है, आप लोगों को बाकी सब टीचर तो आपके अपने टीचर पढ़ा ही रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह। ठीक है, तो उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, इसको भी आप जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हमें यूट्यूब चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है मेरा शांति क्लासेज, शांति फिजिक्स क्लासेज, जो हिलसा में ऑफलाइन क्लासेज यहाँ चलती है। यदि आप लोग लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, किरण प्रकाश की पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। 3-4 वीडियो बन चुका है। ठीक है, ये चौथा वीडियो है। तो यदि आप लोगों ने पहला तीन वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सके। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो आप लोगों ने समतल दर्पण से पढ़ा था, ये तो 8th क्लास में समतल दर्पण से पढ़ा था। समतल दर्पण को अपने 10th में रिवीजन किया। आज हम लोग परावर्तन के नियमों का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको 12th में रिवीजन कर रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें तो जानते ही हो। ठीक है, कि 10th में पढ़ना है, हम लोग तो बस रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको बस क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोग सब चीज़ों को जान लीजिए। ठीक है, जैसे परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम सबसे पहला कहता है कि भैया आपतित किरण और जो आपतन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो कुछ चीजें जानना है। दूसरा नियम तो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन में खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। इतना तो आपने रट ही रखा है, पर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है। मुझे पूरा क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है तो बता दीजिए मुझे अभिलंब क्या होता है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो जानता है, जो अभिलंब बता दे क्या होता है। ठीक है, अभिलंब पूछोगे तो सब बताएगा किसी भी तल पे जो लंबवत रेखा होता है वही अभिलंब कहलाता है। अरे भैया, आप तो गोलीय दर्पण पढ़ते हो ना, तो गोलीय दर्पण पे कैसे अभिलंब खींचेंगे? कौन सा सरफेस है, कहाँ पे लंबवत खींच दें, कैसे खींच दें? ठीक है, तो जिसको आता है जरा कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। ठीक है, तो एक तो ये तक चीजें नहीं आता। दूसरा लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एक ही तल में होने का क्या मतलब है। ये मैंने 10th में ही खुद से ही समझा था, कोई टीचर पढ़ाने वाले नहीं थे। तो एक ही तल में होने का क्या मतलब है? ठीक है, एक ही तल में होने का क्या मतलब समझते हो आप लोग? ठीक है, ये 2 सवालों का जवाब मुझे दे दीजिए। तो परावर्तन का नियम आप पढ़ जरूर चुके हो, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी आप नहीं जानते हो, रटा है आपने, बस लिखा है। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखें, अभिलंब तो आपने समझा कि समतल सतह पे जो लंबवत खींचे तो अभिलंब के बराबर हो जाता है, वो अभिलंब के इक्वल हो जाता है। पर अभिलंब का परिभाषा ये नहीं है। अभिलंब जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल, उसका डिफिनेशन क्या होता है? देखो, नॉर्मल का डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। नॉर्मल जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब, तो कोई भी सरफेस हो, देखो लंबवत खींचेगा तो उसको लंब कहेंगे ना, अभिलंब क्यों कहेंगे? सोचो, खुद सोचो। ठीक है, जो तुम कह रहे किसी सरफेस पे लंबवत खींच देते हैं उसका अभिलंब कह रहे, अभिलंब क्यों करो? लंबवत है तो लंब ही कहोगे ना उसको। तो अभिलंब का परिभाषा वो नहीं होता है यार। अभिलंब का परिभाषा आपको 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा उसने अभिलंब का परिभाषा पढ़ा है कि किसी भी सरफेस पे, मान लेते हैं ये सरफेस है और आपको इस पॉइंट पे अभिलंब पूछा है किसी ने। ठीक है, इस सरफेस के इस पॉइंट पे अभिलंब खींचा है, क्योंकि अभिलंब ढेर सारे बन सकते हैं। जैसे इस सरफेस पे तुम नॉर्मल लेते हो तो ढेर सारे नॉर्मल हो सकते हैं ना, तो नॉर्मल को ये क्या स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको अभिलंब खींचना, तो अभिलंब का मतलब होता है, अभिलंब का कहता है कि सबसे पहले जिस पॉइंट पर अभिलंब खींचना है उस पर टैंजेंट डालिए। क्या डालिए? टैंजेंट डालिए। ठीक है, और फिर उस टैंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा। क्या होता है? स्पर्श रेखा, ये जानते ही होंगे आप लोग। उस स्पर्श रेखा पर, उस पॉइंट जिस पे वह स्पर्श बिंदु पे, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे क्या करिए? एक लंबवत लाइन खींच दीजिए। यही लंबवत लाइन जो है, ये लंबवत लाइन जो है वो इस कर्व के, ये कर्व जो है, ये वक्र जो है, उस वक्र के इस पॉइंट पे अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब अभिलंब का डिफिनेशन समझ गए होंगे कि अभिलंब क्या होता है। कहीं भी कैसा भी सरफेस हो, टेढ़ा लंगड़ा दाएं बाएं कैसा भी सरफेस हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर अभिलंब खींचना तो सबसे पहले उस पर टैंजेंट डालिए, और इस टैंजेंट उस स्पर्श रेखा के जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उसी पॉइंट पे उस स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा खींच दीजिए। वही लंबवत रेखा उस कर्व के अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो अभिलंब का ये परिभाषा होता है, जो लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, पता होगा भी नहीं। अगर आपके टीचर ने जो भी अपने 10th में पढ़ाया आप लोगों ने, अगर उन्होंने मैथ लेकर नहीं पढ़ाया, साइंस लेकर नहीं पढ़ा, तो उनको खुद ही नहीं पता होगा, तो बताएं कैसे? ठीक है, क्योंकि ये 11th में इसका डिफिनेशन आता ही है मैथ में, अभिलंब के बारे में। ठीक है, तो ये है अभिलंब। यही होता है कि भाई जो आप लोग पढ़ते हो टीचरों से,
तो वो जनरली होता है वो खुद ही 10 तक पढ़े होते हैं और फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे टीचरों से पढ़ने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी होती है जितनी आपकी है। ठीक है, वो भी पढ़ के किताब को समझा रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है। ठीक है, तो वो बस आपको पढ़ा देंगे, आप जानकारियाँ आपको मिल जाएगी, पर ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान और जानकारी में अंतर होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आप बस रट लोगे, याद कर लोगे, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ पढ़ना, ये चीज़ बता देंगे, वो इतना एग्जाम में नंबर आ जाएगा, ये चीज़ रट लो, ये एग्जाम में आता है, आप लिख दोगे, आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पर कोई भी वो पढ़ाई से आपका काम नहीं बनेगा, कहीं भी सवाल पूछा जाएगा आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है, तो ये होता है। तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। देखो, एक तो यहाँ पे फंसे आप लोग अभिलंब में। ठीक है, कुछ और देखो, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया। एक तो नीचे भी मैं डायग्राम बताऊंगा। ठीक है, नीचे भी मैं डायग्राम एक है उसको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे समझते हैं हल्का सा। मैंने एक देखो, मैंने जानबूझ के एक दर्पण जो लिया है वो टेढ़ा लंगड़ा लिया है। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ में मैंने सब चीज़ क्लियर कर दूँ। ठीक है, ये है, इस पर एक आपतित किरण है। देखो, ये आपतित किरण है। ठीक है, लिखा हुआ आपतित किरण। आपतित किरण को मैंने आई वेक्टर से नोट किया है। ठीक है, जानबूझकर वेक्टर कॉन्सेप्ट मैंने डाला है। वेक्टर भी समझ में आए आपको, वेक्टर भी तो पढ़ना है, 11th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, मैं जब समझाने के लिए बस ऐसे लिखा, कोई जरूरी है नहीं कि आप लिखो। ठीक है, पर समझाना है जितना ज़्यादा ज्ञान ले सको आप। ठीक है, जितना कम से कम में कंटेंट दो, उतना जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख सको। ठीक है, तो आपतित किरण को मैंने आई वेक्टर कहा है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्लियर है? ठीक है, बाकी इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल लेना है तो नॉर्मल तो जानते हो कि यहाँ पे पहले क्या डालो, टेंजेंट डालो। टेंजेंट डाला हुआ आपको दिख रहा होगा। टेंजेंट और उस पर क्या करो, लंबवत रेखा की, तो वही उस पॉइंट पे क्या रहेगा, अभिलंब रहेगा, जिसको नॉर्मल कहते हो आप। नॉर्मल वेक्टर को मैंने एन वेक्टर से दिखाया है, दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मिटाऊंगा तो आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये है। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये एन, आपको एन वेक्टर दिख रहा होगा। और ये जो आपतित किरण है वो परावर्तित होकर इधर चला गया। ठीक है, ये आपका परावर्तित किरण है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आर वेक्टर से मैंने डिनोट किया है इसको। ठीक है, अब क्या है, अब आपको एक्स्ट्रा चीजें सब नोट भी करना है आपको। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या कोण को क्या कहते हैं। देखो, मैं एक ही चीज में मैंने ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। आप लोगों ने 10th में इसको बड़ा बड़ा सा पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को उतना बड़ा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को बस समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक तरह से मैं रिवीजन करा रहा हूँ 10th क्लास का। ये मत समझना कि यार ये 10th में तो हमको इतना डिटेल में पढ़ाया था, ये एक ही दिन में खत्म कर दिया। तो 10th थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं ना। तो 12th वाला जब कंटेंट आएगा तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। अभी तो ये सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन नहीं कराएंगे तो कोई बच्चा को याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा उसका। तो ये है आई। आई क्या होता है भाई, यह कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन बिंदु। तो लंब कहाँ पे, आपतन बिंदु पे खींचे गए लंब के बीच का कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के, अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, तो अभिलंब तो यहाँ पे भी खींच सकते हैं ना, तो अभिलंब तो कहीं भी खींच सकते हैं। तो अभिलंब कहाँ पे, आपतन बिंदु पे। ठीक है, तो आपतित कोण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, जो कि आपतित किरण ये है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये है, इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रवर्तन कोण भी होता है। प्रवर्तन कोण जिसको आर से डिनोट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मल आपतित आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, याद हो गया, ये दो चीजें हैं। अब देखो दूसरा नियम है, इतना नियम तो ये तो पहला आपने याद कर ही लिया, आई इक्वल टू आर होता है, दोनों एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, आई जो होता है वो आर के बराबर होता है। ठीक है, आई और आर एंगल क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि जिस एंगल पे वो आएगा इसके साथ उतने ही एंगल पे चला जाएगा। सिंपली समझ सकते हो, एक बॉल को फेंको, रबर वाला जो उछलने वाला ढेर सारा बाउंस करने वाला बॉल नहीं होता, उसको ऐसे फेंको तो वो सीधे सीधे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार का हरकत करता है लाइट भी। ठीक है, इलास्टिक जो बॉल होता है जो खूब सारा इधर उधर उछल कूद करता है, वो वाला बॉल। ठीक है, तो ये नियम तो आप लोग पढ़ ही लेते हो, आसानी है। ये नियम पढ़ भी लेते हो, रट भी लेते हो, याद भी रहता है आपको और लिख भी देते हो आप एग्जाम में, पर समझ में कभी नहीं आया कि ये एक ही तल में होने का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही तल में होने का मतलब, एक ही तल में होने का मतलब देखो, एक किरण मैंने डाला, ये देखो यहाँ से तो समझ में नहीं आएगा कि 3D की बातें हैं। या मैं बार बार, मैं भी जब 10th में पढ़ता था यार ये नियम ऐसे ही है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, बस याद कर लिया था मैंने भी। ठीक है, और मुझे भी कभी भी समझ में नहीं आया।
10th तक समझ में नहीं आया। तो 10th में मैं क्या कर रहा था, मैं जब पढ़ाता था बच्चों को तो इमेजिन करता था कि मेरे चारों तरफ बच्चे बैठे हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं बच्चों को समझा रहा था कि देखो एक बॉल है, एक गेंद है, मैं समझा रहा था उस वक्त 10th के समय, ठीक है। सोच रहा था कि मैं समझा रहा हूँ बच्चों को। तो ये मैंने फेंका, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल है ये, तो इसके साथ आई एंगल बन रहा है। अब बताओ ये कहाँ जाएगा, आर एंगल, इसको सेम एंगल से जाना है, ठीक है। तो ये बॉल इसी नॉर्मल के साथ एंगल बनाना, तो इस नॉर्मल के साथ पेज पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लाइव मेरे सामने रहोगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये कहीं भी जा सकता है, भाई इसी एंगल से इसके साथ एंगल बनाना है। तो एक पेन ऐसे तुम ले लो, एक पेन ऐसे ले लो, ठीक है, खुद से ले लो हाथ में पेन, ठीक है। एक नॉर्मल ऐसे पेन ले लो, ऐसे ही एंगल बन के आया, ठीक है। एक और पेन ले, ये वाला पेन रखो ऐसे, ठीक है। एक थर्ड पेन रखना, थर्ड पेन को तुम किधर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इधर ही रखो, अपनी तरफ भी रख सकते हो, अपनी तरफ क्या आपसे अपने से दूर भी रख सकते हो, ठीक है, सेम एंगल पे। अब सर ये सेम एंगल पे कैसे हो गया, अरे सेम एंगल पे हो सकता है, 2D है ना, 3D में सोचो ना, थिंक इन 3D में सोचिए। आप उसको हाथ में पेन लेके बनाइए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता, जब तक आपको मेरे सामने नहीं देखो, मेरा चेहरा नहीं देखोगे तब तक मैं यहाँ दिखा नहीं सकता कॉपी पे, ठीक है। अगर ये बॉल आया, ठीक है, ये आई है, तो आई एंगल पे कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ये आई एंगल पे, इसी एंगल पे कहीं भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है उस एंगल पे, आपको इसके साथ एंगल ही बनाना है ना, ठीक है। तो सेम प्लेन बनाने का मतलब है कि भैया अगर इस कागज के प्लेन में है, प्लेन में तो समझते हो, ये कागज जो आपका जो मोबाइल है वो एक प्लेन में है, तो उसी में भाई अगर ये रेखा और ये रेखा आपके मोबाइल में खिंचा हुआ है तो ये रेखा भी आपके मोबाइल में ही रहेगा, मोबाइल से बाहर या अंदर नहीं आ सकता है। ये मैं बताना चाहता हूँ, एक ही तल में होने का ये मतलब होता है, ठीक है। कि अगर आपका ये रेखा अगर आपके मोबाइल में बना हुआ है, ये रेखा आपके मोबाइल में बना हुआ, तो ये रेखा मोबाइल से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है, ये मोबाइल में ही रहेगा। समझ में आया। कोई बॉल अगर ऐसे फेंकता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे फेंकता है, आपको कोई बच्चा मोबाइल के अंदर रहता है, मोबाइल के अंदर बॉल फेंकता है, तो मोबाइल के बाहर इसी एंगल पर नहीं आ सकता है, मोबाइल के साथ एंगल बना के, ठीक है, मोबाइल के अंदर ही रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। यही आपका सेकेंड लॉ है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं, ये है एक ही तल में होने का मतलब, ठीक है। तल से बाहर नहीं आ सकता, जो प्लेन है आपका, जो जिस प्लेन में दो चीजें हैं उसी में तीसरी चीज को भी रहना है, ठीक है। और इसको बताने के लिए जेई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा था कि आई कैप एन कैप आर कैप एक ही तल में होगा। देखो आई क्या, आर जो आई वेक्टर है वो आपतित रे के डायरेक्शन में है, ठीक है। एन वेक्टर जो है वो अभिलंब के डायरेक्शन में है, और आर वेक्टर जो है वो परावर्तित किरण के डायरेक्शन में है। तो उसी का ये यूनिट वेक्टर है आई कैप, जानते हो ये वेक्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, 11th में ही पढ़ना है आप लोगों को। तो आई वेक्टर एन वेक्टर आर वेक्टर मान लेते हैं एक ही तल में, अगर एक ही तल में तो उसका क्रॉस ये जो होता है ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसको समझ सकते हैं आप लोग, कैसे समझ सकते हैं, आई और एन का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जो तीसरा इसका वेक्टर आएगा आई क्रॉस एन का जो आएगा वो वेक्टर आएगा, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर आएगा, वो वेक्टर का डायरेक्शन जो आएगा वो इन दोनों प्लेन के बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। बाहर की तरफ मतलब आपकी तरफ, प्लेन के बाहर, ठीक है, बोर्ड के बाहर, आपके फोन के बाहर, ठीक है। तो एक भाई एक ये किरण है, एक ये किरण, इन दोनों का आपने क्या लिया, एक ये किरण और एक ये किरण, दोनों का क्या लिया आपने ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो वो एक वेक्टर आया जिसका डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगा, आपकी तरफ होगा, ठीक है। आपकी तरफ यानी कि जो आपका फोन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यानी कि इस बिंदु पर अपना पेन रख दीजिए आप, ठीक है, फोन के परपेंडिकुलर अपनी तरफ इंकित करता हुआ, तो उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये रे जो है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब हमारा ये तो कोई रे आया, मान लेते ए को वेक्टर आया, ठीक है, आर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना, ए का डायरेक्शन कितना है आपकी तरफ है, और ये जो आर है वो इस प्लेन में, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। ये क्लियर होगा जब आप मेरे सामने रहोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आप मेरे क्लास में जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मेरे क्लास में आइएगा, मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल अगर दोनों के बीच होगा तो दो अगर वेक्टर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए और बी के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मिलेगा, थीटा जब आप 90 डिग्री डाल दोगे तो कितना वैल्यू होगा 0 वैल्यू आ जाएगा, यानी सारा तितिम्मा मिलकर क्या आया 0 आया, कुछ नहीं आया, ठीक है। ऐसे भी जान लो कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन है तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है, एक जगह क्रॉस दे दो एक जगह डॉट दो, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी होगा
तो वो एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वो एक जीरो के बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, याद रहेगा। तो ये था आपका एकदम सिंपल सा जिसको आप परावर्तन का नियम कहते हैं, वो इतना जटिल था, ठीक है। बाकी कुछ आसान आसान चीज़ें हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिफिनेशन वगैरह, ठीक है। डिफिनेशन क्योंकि आगे इस्तेमाल में आएगा, तो आप लोगों ने 10th में तो बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिखा ही था, आपके पास कॉपी होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा आपको शॉर्टकट में, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ करूंगा मैं F=R/2, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग भाई इतना मेहनत से बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत और कर दीजिए, जब वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि भैया वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब उसको थोड़ा सा और प्रमोट करेगा और बच्चों को दिखाएगा और बच्चों को भी फायदा होगा। इसके अलावा यदि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जहाँ पे भी आप हैं अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में, ठीक है। देख ही रहे हो कि बहुत सारे टीचर तो पढ़ा रहे हैं, पैसे तो ले ही चुके हैं आप लोगों के, पैसा तो आप दोगे नहीं मुझे, इस ऑफिस से फ्री में मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग, कई लोग यूट्यूब पर ला भी नहीं पा रहे हैं कि उनको पता नहीं है कैसे वीडियो लाना चाहिए, ला भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी सही नहीं है, उनकी वीडियो दिखती या नहीं है या फिर आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। पढ़ते भी होंगे तो आप बोर हो जाते होंगे। तो यहाँ पे मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना, पढ़ने का सही तरीका क्या है यूट्यूब वीडियो से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलते रहेंगे पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। अलग से मैं इंस्ट्रक्शन का वीडियो नहीं बनाऊंगा जो कि टीचर बना रहे हैं, ठीक है। पर मैं आपको इसी में इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा कि कैसे आपको बनाना है। कॉपी लेते जाइए, सब कुछ जो मैं बताता हूँ उसको लिखते जाइए कॉपी पे, रिकॉल करते जाइए। इसको एक बार वीडियो देखने के बाद आपको पढ़िए, जो चीज़ें नहीं समझ में आता फिर से वीडियो देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर से मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको वो क्लियर करूँगा आपसे बात करके, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ, सबके सब फ्री है, तो इसको शेयर कीजिए। बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। यदि अधिक लोगों तक नहीं पहुँचेगा, जो भी एक और चीज़, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि उसको समझ में आ गया। जो क्वेश्चन पूछना तो पूछ ही सकते हैं, बाकी ये भी जरूर लिखना है कि वो समझ में आ गया, ताकि हमें पता लगे कौन कौन लोग देख रहे हैं, ठीक है। ताकि भाई मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊँ। अगर बच्चे बहुत कम देख रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, मैं वीडियो को बीच में ही रास्ते में रोक दूंगा अगर वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या कम जाएगी। तो अपने दोस्तों को इसको बताइए, उसके साथ शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।